Bismillahirrahmanirrahim. This is Mohammad Anwar, registered nurse officer and director of Anwar Nursing Coaching Academy. आज हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च एंड यूनिट नंबर L12. सही है। असल में ऑब्जेक्टिव को देखें, ठीक है, वीकली भी हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। सही है। अगर ओल्ड आप देख लेंगे उसमें करिकुलम में, सो एट्स यूनिट नंबर 9, ठीक है। लेकिन अभी चूँकि उसको डिवाइड किया गया है वीकली, लेकिन आपके ऑब्जेक्टिव क्लियर होने चाहिए, ठीक है, कि आपका ऑब्जेक्टिव है क्या। सो आज हम डिस्कस करेंगे रिसर्च क्रिटिक क्या है। सही है, रिसर्च क्रिटिक, और ये आप लोगों की असाइनमेंट भी है, ठीक है। 5 नंबर की आप लोगों की क्रिटिक के असाइनमेंट है, 5 नंबर आप लोगों की क्वेश्चनर के असाइनमेंट है, 5 नंबर आप लोगों के प्रोपोजल के असाइनमेंट है। सही है जी, नहीं समझा। रिसर्च क्रिटिक, असल में क्रिटिक है क्या, क्रिटिक का मतलब क्या है, ठीक है, और रिसर्च क्रिटिक को हम क्यों करते हैं, इसकी पर्पस क्या है और किस तरह हम करते हैं। ये बहुत, अगर टॉपिक की हम बात करें ना लर्निंग के लिहाज से, सो इट वेरी इजी टॉपिक है लर्निंग के लिहाज से। लेकिन अगर करने के लिहाज से, अगर जब हम क्रिटिक करेंगे किसी स्टडी के, तो ये बहुत मुश्किल काम है। सही है, क्योंकि अगर आप किसी के ऊपर क्रिटिक कर रहे हैं ना, तो आपके पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस हो, रेशनल हो कि आप ये चीज़ अगर आप कह रहे हैं तो क्यों। अगर आप कह रहे हैं कि इस स्टडी की जो टाइटल है वो अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं है, तो क्यों, आपके पास इसकी एविडेंस हो। सही है। तो क्रिटिक का मतलब, ये क्रिटिक का जो लफ्ज़ है ना, ये वर्ड क्रिटिसिज्म से निकला है। किस चीज़ से? क्रिटिसिज्म से। इसलिए हमेशा जब भी हम क्रिटिक की बात करते हैं तो लोगों की माइंड में नेगेटिविटी आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? नेगेटिविटी, कि ये मतलब ये तो आपकी कोई और काम है नहीं क्रिटिक के अलावा, अच्छा काम करो या बुरा काम करो, बस क्रिटिक आपकी आदत बन चुकी है ना। लेकिन क्रिटिक का यहाँ पे वो मतलब नहीं है। क्रिटिक बोथ हो सकते हैं, क्रिटिक इट्स पॉजिटिव और नेगेटिविटी दोनों के लिए हो सकते हैं। कि इस चीज़ में, फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस क्लास के ऊपर क्रिटिक कर रहा हूँ, तो मैं इस क्लास की जो अच्छी चीज़ें हैं उसको भी हाईलाइट करूँगा कि इस क्लास में ये जो हैबिट है ये अच्छी है, ये चीज़ अच्छी है, और इस क्लास की जो बैड हैबिट्स है उसको भी हाईलाइट करूँगा। तो इसको कहते हैं क्रिटिक। असल में क्रिटिक का मतलब है ना, दिस इज अ क्रिटिकल अप्रेजर। क्या है? क्रिटिकल अप्रेजर है। अप्रेजर का मतलब क्या है जी? जांच पड़ताल करना। जब किसी चीज़ को देख, मैं जब आपके ऊपर हम अप्रेजर करते हैं ना, तो डीपली जांच पड़ताल करते हैं, लोगों से डेटा कलेक्ट करते हैं, डीपली किसी चीज़ को एनालाइज करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? दिस इज अ क्रिटिकल क्रिटिक है, क्रिटिकल अप्रेजर है। तो क्रिटिक की डिफिनेशन क्या है कि क्रिटिक एज अ रिसर्च क्रिटिक एज अ क्रिटिकल, क्रिटिकल क्या है? हाँ, अप्रेजर है। किस चीज की? ऑफ पीस ऑफ कंप्लीट स्टडी या कंप्लीट रिसर्च। एक कंप्लीट रिसर्च है या कंप्लीट रिसर्च की कोई भी पार्ट है, उसके आप क्रिटिकली आप उसको एनालाइज कर रहे हो, डीपली आप उसको असेस कर रहे हो, क्रिटिकल आप उसके अप्रेजर कर रहे हो, दिस इज कॉल्ड क्रिटिक। या इसके एक और सिंपल डिफिनेशन है कि क्रिटिक क्या है? क्रिटिक इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ, इज अ क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ the quality of study, the quality of the study, and determine the credibility of the study. क्लियर? एक क्रिटिकल एग्जामिनेशन है कि एक जो स्टडी है इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, ठीक।
लेकिन इसमें हम दोनों चीजों को एग्जामिन करते हैं। वी एग्जामिन बोथ क्या, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टडी, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टडी एंड लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। केस स्टडी की स्ट्रेंथ क्या है और इसकी लिमिटेशन क्या है, दोनों को हम क्रिटिकली ऑब्जर्व कर रहे हैं। सही है। देखिए जो दो पेज है ना, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर लूंगा। सही है। ये कंप्लीट आपको बताते हैं कि अपनी क्रिटिकल रिसर्च क्रिटिक किस तरह करने हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने देखने हैं। हमने प्रोपोजल राइटिंग में जो चीज़ें हमने बताई थी ना, कि टाइटल किस टाइप की होनी चाहिए, इंट्रोडक्शन में कौन कौन सी पार्ट होनी चाहिए, स्टेटमेंट जो है प्रॉब्लम ऑफ स्टेटमेंट किस तरह होनी चाहिए, जो आपके लिटरेचर रिव्यू है वो किस तरह होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव कैसे होनी चाहिए, तो उसको देखना है और उसके ऊपर आपने कमेंट्स करने हैं। फॉर एग्जांपल अगर टाइटल है तो आइदर द टाइटल इज क्लियर, इफ यस सो यू विल राइट द टाइटल इज क्लियर, कंसाइज है सो यू विल राइट कंसाइज, डिस्क्रिप्टिव है वेडेड जो लिमिटेड वर्डिंग है उसमें है या नहीं है, अगर ऑब्जेक्टिव है तो आइदर ऑब्जेक्टिव जो है वो स्पेसिफिक है, मेजरेबल है, ठीक है, अचीवेबल है, ये सारी चीजें आपने उसमें देखने हैं। क्लियर। तो क्रिटिक में हम एक स्टडी की क्वालिटी को एग्जामिन करते हैं और एक स्टडी की स्ट्रेंथ को, लिमिटेशन को, ये सारी चीजें हम उसमें देखने हैं। सही है। अब पर्पस ऑफ क्रिटिक क्या है, क्यों, व्हाई, हम क्यों करते हैं। सही है। देख इस डिफिनेशन जो है ना, इस डिफिनेशन से आप सारे जो पर्पस है आप निकाल सकते हैं। ठीक है। हमने कहा कि हम एग्जामिन करते हैं क्वालिटी को, तो आप कह सकते हैं ना कि किसी भी स्टडी की क्वालिटी को एग्जामिन करना, दिस इज द पर्पस ऑफ क्रिटिक। हमने ये कहा ना कि किसी स्टडी की क्रेडिबिलिटी को फाइंड आउट करना कि ये जो स्टडी है वो कितनी क्रेडिबल है, तो ये दिस इज द पर्पस ऑफ द रिसर्च क्रिटिक। हमने कहा ना कि ये क्या है, क्रिटिकल अप्रेजर है, क्यों, हम किस चीज को फाइंड आउट करना चाहते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द स्टडी। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। तो ये सारे क्या है, पर्पस है। तो पर्पस के लिए अलग रटा लगाने की जरूरत नहीं है, डिफिनेशन से सारे पर्पस को आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा क्या है, एग्जामिन द क्वालिटी हो गया, चेक द क्रेडिबिलिटी हो गया, और सिग्निफिकेंट, इवैल्यूएट द सिग्निफिकेंट ऑफ द स्टडी। ठीक है कि ये स्टडी कितनी सिग्निफिकेंट है, इसके सिग्निफिकेंट को आउट करने के लिए। एनहांस क्लिनिकल नॉलेज या एनहांसमेंट ऑफ नॉलेज, एनहांस क्लिनिकल नॉलेज। ठीक है, क्लिनिकल नॉलेज को एनहांस करने के लिए आप लोगों की जो कैरिकुलम है ना, ये अपडेट हो गया है ना अभी। क्यों अपडेट हो गया है, क्रिटिक की वजह से। इसकी क्रिटिकल अप्रेजर जब किया गया तो उसने कहा नहीं इसमें ये कमी है, उसको इंप्रूव करने। आप लोगों के जो आसपी और आसकी है ना, ये क्यों, क्रिटिक की वजह से। सही है। तो ये अपडेट करते हैं, अपडेट आप लोगों की जो कैरिकुलम है उसको क्या करते हैं, अपडेट करते हैं। इसके अलावा मैंने कहा कि एग्जामिन करते हैं क्वालिटी को, ठीक है, और हाँ चेक द क्रेडिबिलिटी, और स्ट्रेंथ ऑफ द स्टडी को फाइंड आउट करना। लिमिटेशन ऑफ द स्टडी को फाइंड आउट करना।
ठीक है, तो ये सारी क्या है, दीज आर द पर्पज ऑफ द रिसर्च क्रिटिक। सही है, क्विक क्वेश्चन। अब जब रिसर्च क्रिटिक आप करोगे ना, किस तरह आप कर सकते हो, किस तरह आप करोगे? हाँ, इसके कुछ स्टेप हैं या स्टेजेस भी उसको कहते हैं, स्टेजेस ऑफ रिसर्च क्रिटिक या स्टेप ऑफ रिसर्च क्रिटिक। देख, स्टेजेस ऑफ रिसर्च क्रिटिक या उसको स्टेप भी कहते हैं, स्टेप्स ऑफ रिसर्च क्रिटिक। सही है, तो क्या स्टेजेस है उसके, पता है आपको? जी, देख, आप लोगों ने कभी अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स किए हैं? हाँ, उसको क्या कहते हैं? अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। ठीक है, तो यू का मतलब क्या है, या ए से स्टार्ट करें। ए का मतलब क्या है, आई का क्या है, ओ का क्या है और यू का क्या है? क्या है? सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। क्या करना है? अंडरस्टैंड। क्या आपने अंडरस्टैंड करना है कि इस स्टडी की पर्पस क्या है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? क्या है? अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब ओवरऑल जो मेन एलिमेंट है ऑफ द स्टडी, उसके बारे में आपको पता हो कि स्टडी की। जब तक देख, क्रिटिक आप तब कर सकते हो ना, जिस स्टडी के ऊपर आप क्रिटिक कर रहे हो पहले उस स्टडी के बारे में आपके पास नॉलेज हो। सबसे पहले आप उस स्टडी को स्टडी करोगे। क्या करोगे? स्टडी करोगे, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे, तब आप इसके ऊपर क्रिटिक कर सकते हैं ना। ब्लाइंडली तो आप नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, मेरी बहुत पब्लिकेशन है, तो आप मेरी किसी पब्लिकेशन को उठा के डायरेक्ट आप उसके ऊपर क्रिटिक नहीं कर सकते। सबसे पहले आपने उस स्टडी को देखना है, उसको रीड करना है, उसको बार बार रिव्यू करना है, ताकि आप में अंडरस्टैंडिंग आ जाए। जब तक ये अंडरस्टैंडिंग ना होना, आप क्रिटिक नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, आप लोगों की जो सीआर हैं, इसके बारे में आप लोग तो क्रिटिक कर सकते हैं, आप लोगों को पता है कि ये किस तरह के सीआर है, ठीक है। लेकिन अगर मैं किसी और सेमेस्टर की बात करूं, वो आप लोगों की सीआर के ऊपर क्रिटिक नहीं कर सकते, क्योंकि उसको पता ही नहीं है। पहले उसको जानना होगा ना, क्रिटिकल अप्रेजर है, जांच पड़ताल करना होगा उसको, पहले डीपली एनालिसिस करने होंगे, इसके बाद आप क्रिटिक करोगे, ठीक है। किसी के ऊपर अगर आप ब्लाइंडली क्रिटिक करते हैं तो ये इस्लाम में भी मना है। उसको क्या कहते हैं? किसी के ऊपर तनकीद, आदम, उसको तोहमत भी हम कह सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही नहीं है और आप ब्लाइंडली उसके ऊपर क्रिटिक कर रहे हो। सही है। सो सबसे पहले यू का मतलब क्या है? यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड पर्पस क्या है, प्रॉब्लम क्या है, डिजाइन क्या है, मेथोडोलॉजी क्या है, ये सारी चीजें आपने उसको ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो सिंपली कैन से मतलब डिटरमाइन, यस, ऑल एलिमेंट्स, यू सिंपली यू कैन से ऑल एलिमेंट्स। और एलिमेंट जो टाइपोलेमर, आप सिंपली उसको याद कर सकते हैं, ठीक है। या इसकी जो आप थीसिस करोगे तो इसकी कितनी यूनिट्स हैं? 5। इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथोडोलॉजी, एनालिसिस एंड डिस्कशन। इसके अलावा अब्स्ट्रैक्ट होते हैं और कंक्लूजन होते हैं, लेकिन ये 5 मेन उसकी चैप्टर है। क्लियर? तो आपने उसको अंडरस्टैंड करने हैं। अच्छा, ओ का मतलब क्या है? हाँ, या आप कह सकते हैं कि ए का मतलब क्या है? आई का मतलब क्या है? हाँ, देख, जो मेथोडोलॉजी अप्लाई की है ना, एज द मेथोडोलॉजी applied
प्रॉपरली, क्या प्रॉपरली उसको क्या है अप्लाई किया है या नहीं किया है, ठीक है। ए का मतलब क्या है, आपने ये देखना है कि मतलब आया जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम था, ये जो ऑब्जेक्टिव है, ऐसा नहीं है कि वो क्वांटिटेटिव पे वो मीट हो सकते थे और आपने क्वालिटेटिव स्टडी की है, या उसके लिए मिक्स मेथड चाहिए होती है और आपने क्वालिटेटिव किए हैं, ठीक है। तो मतलब क्या है, आपकी जो मेथोडोलॉजी है वो करेक्ट है या नहीं है। ए का मतलब है कि आर जो फाइंडिंग है, आर द आउटकम एंड कंक्लूजन, जो आपकी कंक्लूजन है, एज बिलीवेबल एंड सपोर्टेड बाय फाइंडिंग, ठीक है। मतलब आपके पास जो आउटकम आए है ना, या जो रिजल्ट आए हैं, क्या वो ऐसे है जो बिलीवेबल है, अकॉर्डिंग टू एक्सपेक्टेशन है या नहीं है, या जो आपकी फाइंडिंग है वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं या सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब आपके पहले स्टडी कुछ और कह रहे हैं और आपकी फाइंडिंग कुछ और है, ऐसा तो नहीं है। मतलब ये आपस में लिंक है या लिंक नहीं है, ठीक है। और ओवरऑल क्वालिटी, वो का मतलब क्या है कि अपनी ओवरऑल क्वालिटी, मतलब इसकी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस या लिमिटेशन क्या है, ठीक है। ये सारी चीजें आपने उसको देखने हैं, क्लियर। तो ये 4 मेन स्टेजेस है। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि आया आपकी जो स्टडी है उसकी पर्पस क्या है, उसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, जो मेथोडोलॉजी उसने दी है क्या वो प्रॉपरली उसने दी है, जो उसके पास एनालिसिस या आउटकम है क्या वो आउटकम बिलीवेबल है, या फॉर एग्जांपल ओवरऑल जो स्टडी है उसकी क्वालिटी क्या है, वीक है, स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ स्टडी की क्या है, लिमिटेशन क्या है। तो सिंपल इन 4 स्टेज का एक ही मतलब है कि सबसे पहले जिस स्टडी के ऊपर आपने क्रिटिक करने हैं उसके बारे में आपके पास कंप्लीट नॉलेज हो, डिटेल नॉलेज हो आपके पास। आपने उस स्टडी को बार बार आपने उसको रीड की है, बार बार आपने उसको रिव्यू की है, इसके बाद आप क्रिटिक करोगे। सिंपल मतलब इसकी है, आपको पता हो कि इसकी टाइटल क्या है, आपको पता है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, इसकी पर्पस क्या है, कौन सी मेथोडोलॉजी यूज की है, कौन से स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की है या थीमेटिकल एनालिसिस की है, डिस्कशन जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं उसकी स्टडी को, सपोर्ट नहीं कर रहे, उसकी लिमिटेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपने क्या करने हैं, पहले से फाइंड आउट करने हैं, इसके बाद आपने क्रिटिक करने हैं। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है जी। अब हम बात करेंगे कि किस तरह आपने क्रिटिक करने हैं, ठीक है, किस तरह आपने क्रिटिक करने हैं। तो हमने एक बात की कि सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करने हैं एलिमेंट, ओवरऑल एलिमेंट ऑफ द स्टडी, सही है, ओवरऑल एलिमेंट ऑफ द स्टडी। तो ओवरऑल एलिमेंट क्या है या की कंपोनेंट्स क्या है। बिल्कुल, ठीक है। अगर आप किस स्टडी के फॉर एग्जांपल आप किसी स्टडी के ऊपर करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले उसकी क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं। क्या एब्स्ट्रैक्ट क्या है जी, एब्स्ट्रैक्ट आप कह सकते हैं कि दिस इज अ शॉर्ट समरी ऑफ योर थीसिस। उसमें सारी चीजें होते हैं एब्स्ट्रैक्ट में। एब्स्ट्रैक्ट में आपके टाइटल होते हैं, आपके इंट्रोडक्शन होते हैं, आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, आपकी मेथोडोलॉजी होते हैं, आपके एनालिसिस होते हैं, आपके कंक्लूजन होते हैं, सारी चीजें एब्स्ट्रैक्ट। दिस इज 1 पेज। कितने होते हैं, 1 पेज होते हैं। क्विक रिव्यू के लिए फॉर एग्जांपल आप कितने, इट इज मोर देन 100 स्लाइड है आपके, तो मोर देन 100 स्लाइड के तो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो आपके एब्स्ट्रैक्ट को देखकर मुझे अंदाजा लग सकता है क्या यार दिस स्टडी इज मेरे किसी काम के है या नहीं है, सही है। तो एब्स्ट्रैक्ट, तो आपने एब्स्ट्रैक्ट में किस चीज को आपने क्रिटिक करना है, किस चीज को आपने एनालाइज करना है कि आया जो एब्स्ट्रैक्ट है वो अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट है या नहीं है, उसमें टाइटल है, उसमें इंट्रोडक्शन है, उसमें वो क्या है ऑब्जेक्टिव है, एनालिसिस है, मेथोडोलॉजी है, ये सारी चीज़ें है या नहीं है। अगर है तो आप लिख दोगे कि यस ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद क्या है, टाइटल। क्या किस चीज़ को आपने करना है, टाइटल। टाइटल में आपने किस चीज़ को देखना है कि आइदर जो टाइटल है इट्स कंसाइज
इट्स क्लियर, इट्स डिस्क्रिप्टिव, और जो लिमिट है 10 to 15 वर्ड इसमें है या नहीं है। ठीक है, आगे हम दिखाएंगे आपको कि जो हमने की थी अपने स्टूडेंट्स लाइफ जिंदगी में, तो वो आपको दिखाएंगे। सही है। तो टाइटल में आपने क्या देखना है कि इज द टाइटल इज क्लियर, एक्यूरेट एंड डिस्क्रिप्टिव या कंसाइज। क्लियर। टाइटल के बाद आपने क्या देखना है, लेकिन टाइटल से पहले भी आपने एक चीज देखनी है, पता है वो क्या है, राइटिंग स्टाइल। ये सबसे पहले आपने देखने हैं। ठीक है, राइटिंग स्टाइल में आपने क्या देखने हैं कि जो स्पेस है वो ठीक है या नहीं है, फॉन्ट स्टाइल करेक्ट है या नहीं है, फॉन्ट साइज करेक्ट है या नहीं है, इसके अलावा एंटिक साइटेशन है या नहीं है, ग्रामेटिकली कोई मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है, जस्टिफाइव है या नहीं पैराग्राफ, ऐसा तो नहीं है कि एक सेंटेंस यहाँ पे है, दूसरा सेंटेंस यहाँ से शुरू है, तीसरा यहाँ से शुरू है, मतलब अलाइन है या नहीं है, अलाइनमेंट इसमें है या नहीं है। तो सबसे पहले अपने राइटिंग स्टाइल को देखने हैं, फिर अपने टाइटल को देखने हैं। टाइटल के बाद आपने क्या देखने हैं, राइटिंग स्टाइल में क्या देखने हैं कि एज द आर्टिकल वेल रिटन, कंसाइज, ग्रामेटिकली करेक्ट, अवॉइड यूज ऑफ जार्गन। यूज ऑफ जार्गन आप जानते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल आपने जीसी नहीं लिखने हैं, आपने ASRB नहीं लिखने हैं, IRB नहीं लिखने हैं, फुल फॉर्म लिखने हैं। इवन कि आपने KMU भी नहीं लिखने हैं, KMU खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी आपने लिखने हैं। क्या लिखने हैं, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, मतलब इसको आपने अवॉइड करने हैं। क्लियर। हाँ, खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी और साथ में आप KMU ब्रैकेट में लिख सकते हैं। सही है। एब्स्ट्रैक्ट हमने बता दिया कि लिखने हैं। फिर कौन से एलिमेंट ऐसे हैं जो उसमें शामिल हों। सबसे पहले पर्पस और रिसर्च प्रॉब्लम, पर्पस और रिसर्च प्रॉब्लम, इसमें आपने क्या देखने हैं, ये आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगा, डोंट वरी। इसमें आपने ये देखना है, जिस तरह मैंने आप लोगों को प्रोपोजल में बताया था कि इनमें ये क्वालिटी हो, हमने कहा था कि जो आपकी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो बिल्कुल क्लियरली कंसाइज और बिल्कुल मतलब कोई भी उसको देख ले उसको पता हो। और दूसरा ये कि आपकी जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम है वो क्या हो, बर्निंग इश्यू हो। ऐसे प्रॉब्लम नहीं है कि मतलब उसकी कोई नीड ही नहीं है, बस आप उसके ऊपर स्टडी कर रहे हो। सही है। तो इसमें क्या देखना है कि एज द पर्पस ऑफ द स्टडी या रिसर्च प्रॉब्लम क्लियरली आइडेंटिफाई। कुछ स्टडी ऐसे होते हैं जिसमें रिसर्च प्रॉब्लम नहीं दिया जाता, तो आप लिखोगे कि रिसर्च प्रॉब्लम इज मिसिंग। सही है। अगर रिसर्च प्रॉब्लम इसमें है तो आप लिखोगे कि रिसर्च प्रॉब्लम एज क्लियरली आइडेंटिफाइड। ठीक है, तो दोनों आप लिखोगे, मतलब जो चीज है क्योंकि हमने कहा था कि क्रिटिक में हम दोनों करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, लिटरेचर रिव्यू की पे आ जाते हैं। लिटरेचर रिव्यू में आपने क्या देखना है, सबसे पहले ये है कि लॉजिकली ऑर्गेनाइज है या नहीं है। दूसरा कि विद इन जो रिसेंटली 5 ईयर है अकॉर्डिंग टू कि मतलब जो स्टडी है वो नॉट मोर देन 5 ईयर, और 10 ईयर के बाद तो हम उसमें बिल्कुल इंक्लूड नहीं करते, तो क्या वो है या नहीं है। ठीक है। फिर क्या देखना है उसमें, ठीक है। दूसरा ये कि लिटरेचर रिव्यू में जो प्राइमरी सोर्स है उसको आपने क्रेडिट दी है या नहीं दी है, मतलब उसकी साइटेशन और रेफरेंसेस हमने दी है या नहीं दी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें देखने हैं। हाँ, कुछ स्टडी ऐसे होते हैं जिसमें लिटरेचर रिव्यू इंट्रोडक्शन पार्ट में देते हैं, तो फिर आप लिखते हैं कि यस लिटरेचर रिव्यू इज गिवन बट अंडर द सब हेडिंग ऑफ द इंट्रोडक्शन, देयर इज नो सेपरेट हेडिंग फॉर द लिटरेचर रिव्यू, तो आप इसको लिखोगे फिर। सही है। फिर क्या है, थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है और एक कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है। ये हमने प्रोपोजल में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि बीएस लेवल पे थ्योरेटिकल और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क हम नहीं देते। हाँ, हाई स्टडी MSN और PhD में फिर आप दोगे थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क जो आपकी थ्योरी से आते हैं, कॉन्सेप्चुअल जो अक्सर आपकी माइंड में जो आप बना देते हैं कि मतलब इस टाइप की होनी चाहिए, उस टाइप की होनी चाहिए। तो क्या थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क इसमें है या नहीं है, कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क है या नहीं है। ठीक है, तो आपने उसको देखने हैं। इसके अलावा मेथोडोलॉजी में आपने क्या देखने हैं कि क्या जो आपके ऑब्जेक्टिव हैं और जो मेथोडोलॉजी उसने मतलब एडॉप्ट की है, क्या वो आपके ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं या मीट नहीं कर रहे हैं। जो सैंपल साइज उसने ली है,
सबसे पहले जो सैम्पलिंग साइज यानी सैम्पलिंग के लिए जो टेक्निक उसने यूज़ किया वो एपिपोरेट टेक्निक है या नहीं है, जो सैंपल साइज उसने ली है वो एपिपोरेट है या नहीं है, वो एनफ है या एनफ नहीं है, जो टेक्निक उसने यूज़ की है वो टेक्निक इस स्टडी के लिए एपिपोरेट है या नहीं है, वो सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन करने हैं। इसी तरह हम बात करेंगे एथिकल कंसिडरेशन कि एथिकल कंसिडरेशन इसमें दी गई है या नहीं। इसमें क्या है, मतलब जो आपकी एथिकल रिव्यू बोर्ड है उससे जो स्टडी है वो अप्रूव की है या नहीं, ठीक है, उससे अप्रूवल ली है या नहीं ली है। जब पार्टिसिपेंट से डेटा कलेक्ट कर रहे थे तो एट दैट टाइम कंसेंट फॉर्म उसने लिया था या नहीं लिया था, प्राइवेसी को उसने इंश्योर किया हुआ था या नहीं किया हुआ था, बेनिफिसेंस और नॉन बेनिफिसेंस को उसने इंश्योर किया था या नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपने मेंशन करने हैं एथिकल कंसिडरेशन में। इसके बाद डेटा कलेक्शन और एनालिसिस है। डेटा कलेक्शन में आपने टूल्स की बात करने हैं कि उसने कौन से टूल्स यूज़ किए हैं, अगर क्वेश्चनर किस टाइप की क्वेश्चनर उसने यूज़ की है, अगर एडॉप्टेड है तो या क्या उसने उस जो मेन ऑथर है प्राइमरी ऑथर है उससे उसने परमिशन ली थी, अगर सेल्फ मेड है तो क्या उसने पायलट स्टडी कंडक्ट की है, अगर कंडक्ट की है तो उसकी रिलायबिलिटी वैलिडिटी कितनी है, अगर उसने इंटरव्यू ली है तो आया इंटरव्यू के लिए उसने पार्टिसिपेंट को किस तरह चूज़ किया था, उसने किस तरह के इंटरव्यू लिए, कौन से इंटरव्यू गाइड उसने यूज़ की है। तो ये सारी चीज़ें आपने उसमें मेंशन करने हैं, ठीक है। फिर क्या है, फाइंडिंग और डिस्कशन के बारे में आपने बात करने हैं कि फाइंडिंग क्या है और डिस्कशन क्या है, ठीक है। फाइंडिंग मतलब जो स्टैटिस्टिकल उसने जो टेस्ट यूज़ की है क्या वो उस स्टडी की जो ऑब्जेक्टिव है इसके साथ कोहेरेंस है या नहीं है, मतलब उसके जो नीड है उसको मीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थीमेटिक एनालिसिस की ज़रूरत है क्वालिटेटिव में तो क्या उसने की है या नहीं की है। और डिस्कशन जो पार्ट होते हैं ना उसमें जो वर्ड स्टडी है उसके थ्रू हम अपनी स्टडी को डिपेंड करते हैं कि मतलब मैंने जो बातें की है ना मैं अपने आप से नहीं कर रहा, इससे पहले फलां ने ये स्टडी की थी, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव स्टडी की थी, इस सन में उसने की थी और उसकी जो फाइंडिंग है ना वो फाइंडिंग भी सम हाउ मेरी जो फाइंडिंग है उससे रिलेटेड है। फॉर एग्जांपल मैंने 4 टीम आइडेंटिफाई किया तो उसने भी 4 टीम आइडेंटिफाई की थी, मेरी टीम ये है तो उसकी टीम्स भी ये है, मतलब सेम नहीं होते लेकिन आप कुछ ना कुछ सपोर्ट करते हैं कि उसके फाइंडिंग और मेरी फाइंडिंग कुछ ना कुछ मैच हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बिल्कुल ब्लाइंडली जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर रेफरेंसेस में आपने देखने हैं कि कौन से स्टाइल उसने यूज़ की है, अगर एपीएस स्टाइल है तो आया उसने एंटिक साइटेशन सही दी है या नहीं है, अगर वेनकोर है तो क्या उसने एंटिक साइटेशन में वेनकोर स्टाइल यूज़ की है या यूज़ नहीं की है, या अकॉर्डिंग टू जो रिक्वायरमेंट है किसी यूनिवर्सिटी की उसके मुताबिक उसने यूज़ की है या नहीं की है, ठीक है। क्लियर, बिल्कुल अलग हो सकते हैं ना। क्रिटिक का मतलब ये है, मैं अभी आपको समझा देता हूं, आप कोई भी ये स्लाइड आप ऑन करने, यहां तक क्लियर है ना कि सबसे पहले आपको क्रिटिक के बारे में मालूम हो कि क्रिटिक क्या है, इसके बाद क्रिटिक हम क्यों करते हैं, उसके पर्पस और की एलिमेंट क्या है। मैंने कहा कि जो टाइपोनिमर है उसको याद करें, इट्स एनफ कि टाइटल के ऊपर आपने क्रिटिक करने हैं कि टाइटल क्या क्रिटिक है, जो टाइटल की क्राइटेरिया है जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें है या नहीं है, सही है। कनेक्ट प्लीज, क्लियर। फिर इसके बाद आपके प्रॉब्लम, पर्पस, ऑब्जेक्टिव, ये सारी चीजें इसके ऊपर आपने क्रिटिक करने हैं। अब क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव क्या है, हम कहते हैं ना कि क्वालिटेटिव की क्रिटिक और क्वालिटेटिव की क्रिटिक, यही स्टेप है, यही स्टेप आपने अपनाने हैं, चाहे आपकी स्टडी क्वांटिटेटिव हो या क्वालिटेटिव हो। फॉर एग्जांपल अगर क्वालिटेटिव है तो क्वालिटेटिव में क्या नहीं होंगे, हाइपोथेसिस नहीं होते, ठीक है। तो अगर उसने हाइपोथेसिस क्वांटिटेटिव में नहीं दी है तो आप तो क्रिटिक में लिखोगे कि उसने नहीं दी है, लेकिन क्वालिटेटिव में तो ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इस तरह एनालिसिस है तो आया उसने थीमेटिक एनालिसिस यूज़ की है या नहीं की है, क्योंकि क्वांटिटेटिव में तो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज़ होते हैं ना। तो मतलब वही पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर आपने क्या करना है, क्रिटिकल अप्रेजर करना है, क्रिटिकल अपने क्वालिटेटिव में। हाँ, दैट्स वाई हम नहीं देते ना, हम क्वालिटेटिव में हाइपोथेसिस नहीं देते, ठीक है, क्योंकि जब क्वालिटेटिव स्टडी आप करते हैं तो जनरेट होते हैं, सही है। क्वालिटेटिव स्टडी में हम ऑपरेशनल डिफिनेशन नहीं देते, क्वांटिटेटिव में हम ऑपरेशनल डिफिनेशन देते हैं, सही है।
it was my critique which I had done at that time. So this is a quantitative and qualitative critique. ठीक है. देख, these are the outline. ये क्या है? आउटलाइन है. मतलब किस चीज के ऊपर मैं करूंगा? आउटलाइन, अब्स्ट्रैक्ट है, रिसर्च प्रॉब्लम, लिटरेचर रिव्यू, एथिकल कंसिडरेशन, रिसर्च डिजाइन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन और रेफरेंसेस. आप कह सकते हैं कि दीज आर द की कंपोनेंट फॉर द क्रिटिक. सही है. देख, सबसे पहले क्वांटिटेटिव क्रिटिक है. क्या है? क्वांटिटेटिव क्रिटिक है. और ये जो क्वांटिटेटिव क्रिटिक है उसका टाइटल सबसे पहले अपने टाइटल देना. टाइटल क्या है? कि सेल्फ रिपोर्टेड साइकोसोशल वेलबीइंग ऑफ द एडोलेसेंट चाइल्डहुड कैंसर सर्वाइवर. ये एक टाइटल है, उसके ऊपर मैंने क्रिटिक की है. ठीक है. तो सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं ना, दीज आर द रेफरेंसेस. इस रेफरेंसेस को आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये आर्टिकल आ जाएंगे जिसके ऊपर मैंने क्रिटिक किया है. तो आपने उस आर्टिकल को यहाँ पे देने हैं, उसके रेफरेंसेस आपने देने हैं कि ये आर्टिकल जिसके ऊपर मैंने क्रिटिक किए हैं वो आर्टिकल मुझे कहाँ पे मिलेगा. तो ये उसके रेफरेंसेस है, उसको क्लिक करेंगे तो ये टाइटल आपके पास आ जाएंगे. सही है. आप इसके ऊपर क्रिटिक करना है. क्रिटिक क्या है? सबसे पहले अकॉर्डिंग टू जो पॉयलेट एंड बेक उसने क्या कहा था, क्रिटिक क्या है, उसकी डिफिनेशन अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर व्हाट इज अ क्रिटिक. सो अ रिसर्च क्रिटिक इज अ केयरफुल अप्रेजर्स ऑफ द स्टडी strength and weakness. Critique for a research review tend to focus on the methodology of a set of studies. Critique of individual studies tend to be more comprehensive. ठीक है. ये उसने क्रिटिक की डिफिनेशन दी है. कहाँ पे उसकी जो बुक्स है उसमें पेज नंबर 125 पे ये मौजूद है. आप उसको जाके आप इस डिफिनेशन को आप देख सकते हैं. तो देख, क्रिटिक से पहले आपने क्रिटिक को डिफाइन करना है कि क्रिटिक का मतलब क्या है. सो दिस इज द डिफिनेशन ऑफ क्रिटिक. सही है. फिर क्या करना है आपने? फिर ये आपके पास है रिसर्च प्रॉब्लम. जिस आर्टिकल की मैं बात कर रहा हूं मैं उस रिसर्च प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं. ठीक है. जो कैंसर सर्वाइवर के ऊपर था, एडोलेसेंट के जो थे. ठीक है. द प्रॉब्लम इज क्लियरली आइडेंटिफाइड बाय द रिसर्चर. ये जो मतलब आर्टिकल है ना, ये जो थीसिस है उसमें रिसर्चर ने क्लियरली आइडेंटिफाई किया था प्रॉब्लम. तो देख, मैंने यहाँ पे लिखा है कि द प्रॉब्लम इज क्लियरली आइडेंटिफाइड. रिसर्चर उसने आइडेंटिफाई की है. सो दिस इज अ क्रिटिक बिकॉज दिस इज द स्ट्रेंथ, दिस इज द पॉजिटिव थिंग. द प्रॉब्लम इज सिग्निफिकेंट. जो प्रॉब्लम है वो सिग्निफिकेंट है इन नर्सिंग. बिकॉज क्यों? देख, जो क्रिटिक आप कहते हैं ना, मैंने कहा कि आपने रैशनल देने हैं. बिकॉज it is applicable for the prevention of psychosocial well-being in a young individual before the occurrence. Clear? फिर क्या है? However, इसमें गलती कुछ है या नहीं है? ये तो इसकी पॉजिटिव बात थी ना, उसमें कुछ है नहीं. However, problem significant to nursing is not discussed in the article. कि नर्स, इस जो आर्टिकल है ना उसमें ये नहीं लिखा गया है कि नर्सिंग में इसकी क्या एडवांटेज है. उसने तो लिखा है कि हाँ, लेकिन उसने स्पेसिफाइड नर्सिंग के लिए उसने कुछ नहीं लिखा है उसमें. अब समझ में आ गया रिसर्च प्रॉब्लम की क्रिटिक. इसके बाद क्या है? लिटरेचर रिव्यू के ऊपर. रिव्यू ऑफ द लिटरेचर. लिटरेचर रिव्यू हेडिंग हैज नॉट मेंशन सेपरेटली. उसकी अलग हेडिंग नहीं है उस आर्टिकल में. सही है. इंट्रोडक्शन के नीचे बिल्कुल मतलब उसके साथ मर्ज किया हुआ है लिटरेचर रिव्यू को. ऑल्दो द लिटरेचर रिव्यू हैज डन अंडर द हेडिंग ऑफ इंट्रोडक्शन. सही है. फिर क्या है कि द रिव्यू इज रेलेवेंट, एडुकेट, क्लियर एंड लॉजिकली. ठीक है. मैंने कहा कि वो सारी चीजें उस लिटरेचर रिव्यू के अंदर मौजूद थी. ठीक है. लेकिन अब देख, ये एक और डिफिनेशन है. ठीक है. कि मतलब लिटरेचर रिव्यू किस तरह होनी चाहिए. आप जो कह रहे हो ना कि ये ठीक है या नहीं ठीक, आप किस बेस पे आप कह रहे हो? देयर इज एनी एविडेंस. ठीक है. तो ये जो है ना, ये बॉन्स एंड ग्रो, ये क्या कहते हैं? 2011 में ये कहते हैं स्टेट दैट द करंट सोर्स आर दोज व्हिच पब्लिश विद इन 5 years बिफोर एक्सेप्टेंस फॉर पब्लिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. ये पेज 119 पे उसने ये बात की कि करंट सोर्स यानी आपकी जो लिटरेचर है इट्स नॉट शुड बी मोर देन 5 years. ठीक है. द टोटल इसमें जो आर्टिकल है, देख इसकी
इसमें टोटल 45 रेफरेंसेस आर गिवन। कितने रेफरेंसेस उसने दी थी? 45। रेंज फ्रॉम 1997 टू 2012। Among them 19 are current, मतलब 19 उसमें से currently, which was published in 2008 to 2012, 4 year के थे, ठीक है। बाकी while 21 study were published and between 2000 to 2007, 5 years से ज्यादा थी। The remaining studies are old, published before 2000. तो this is critique कि इसके टोटल इतने आर्टिकल थे, इतनी उसके रेसेंट है, इतनी इसकी ओल्ड है, ये सारे। तो इसको क्या कहते हैं? जैसे द क्रिटिक। आप समझ में आ रही है कि किस तरह अपनी क्रिटिक करने हैं। फिर इसके आगे क्या है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या पर्पस ऑफ द स्टडी, ठीक है। देख, द पर्पस ऑफ स्टडी हैज बीन क्लियरली आइडेंटिफाइड इन द एब्स्ट्रैक्ट एज वेल एज इन द इंट्रोडक्शन पार्ट। एब्स्ट्रैक्ट में भी बिल्कुल उसने क्लियरली पर्पस दिया हुआ था और इंट्रोडक्शन सेक्शन में भी उसने दिया हुआ था, ठीक है। द पर्पस ऑफ दिस स्टडी वाज टू डिस्क्राइब, क्या था? What was the purpose of this study? तो आपने लिख दिया कि describe the adolescent childhood cancer survivor of the self-reported psychosocial well-being in the article। ये आर्टिकल है, ये उसके रेफरेंसेस है। The hypothesis statement is not mentioned in the purpose sections of the article। hypothesis कहाँ पे नहीं दिया गया था? purpose section में नहीं था, but hypothesis are only mentioned under the table of the study design। स्टडी डिजाइन के अंदर था, लेकिन ऊपर जो आपकी इंट्रोडक्शन है वहां पे हाइपोथेसिस उसने नहीं दिया था। क्लियर? ये आपने लिखने हैं। द स्टडी डिजाइन यूज्ड बाय रिसर्चर्स इज एनालिटिकल केस कंट्रोल व्हिच वाज एप्रोप्रिएट फॉर द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। कौन सा स्टडी डिजाइन उसने यूज किया था? केस कंट्रोल। आया वो एप्रोप्रिएट था ऑब्जेक्टिव या प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए? सो यस इट वाज। फिर क्या है? अकॉर्डिंग टू, अब स्टडी डिजाइन क्या है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द पॉयलेट एंड बेग, अ रेट्रोस्पेक्टिव डिजाइन इज आल्सो कॉल्ड एज अ केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन। दिस केस मीन डिजीज स्टेट्स सच एज लंग कैंसर आर कंपेयर विद द कंट्रोल विदाउट एनी डिजीज। ये केस कंट्रोल स्टडी है क्या? इसकी डिफिनेशन है। क्लियर? फिर क्या है? इन दिस टाइप ऑफ स्टडी द रिसर्चर ट्राई टू आइडेंटिफाई कंट्रोल विदाउट डिजीज। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। लेकिन सिंपल ये कि उसने जो स्टडी डिजाइन यूज किया था, इट वाज केस कंट्रोल स्टडी डिजाइन, और ये बिल्कुल एप्रोप्रिएट था। सही है। फिर रिसर्च पार्टिसिपेंट उसने जो सेलेक्ट की थी वो ठीक थी या नहीं थी, ठीक है। ये इंस्ट्रूमेंट उसने जो लिया था वो सही था या नहीं था। ये प्रोसीजर उसने जो अडॉप्ट किया था, डेटा एनालिसिस कौन सा था? तो चॉइस ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर, फॉर एग्जांपल chi-square वाज यूज्ड फॉर द कैटेगोरिकल characteristics and t-test for the continuous characteristics given in the article which is appropriate, ठीक है। Statistical procedure are correctly applied as stated in the article that psychosocial scale was tested by जो Cronch alpha coefficient, मतलब जो ANOVA, ठीक है, टेस्ट उस पर अप्लाई किया गया था। ये डिस्कशन और रिकमेंडेशन है। दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द स्टडी। The limitation of the study are mentioned that the use of self reported measure, ये sample size था और जो self reported उसने वो यूज किया था, so that's why this was the limitation। references क्या थी? The researcher cites source in a when course citation उसने किया था style and a clear and complete way by providing the sequence number accordingly order, ठीक है। तो इसने क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर किया था। अब हम डिस्कस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च को। सही है कि क्वालिटेटिव रिसर्च है क्या? तो देख, यही सेम चीज़ें होते हैं उसमें भी। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ न्यू चीज़ें हैं। जिस तरह हमने इसके टाइटल की बात की, हम क्वालिटेटिव में भी इस टाइटल की बात करेंगे। हाँ, उसमें कुछ चीज़ें नहीं होंगे, इसमें होते हैं उसमें नहीं होते। जिस तरह इसमें हमने हाइपोथेसिस की बात की, उसमें हाइपोथेसिस नहीं होगी। सही है। इसमें हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस की बात की, क्वालिटेटिव में स्टैटिस्टिकल एनालिसिस नहीं होंगे। क्लियर? ऑन कर दे उसको, ठीक है। तो अभी हम क्वालिटेटिव क्रिटिक को मतलब उसको देखेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देख, क्वालिटेटिव क्रिटिक जिस टाइटल के ऊपर मैंने किया था, जिस आर्टिकल के ऊपर, सो द एनिवर्सरी ऑफ द बर्थ ट्रॉमा फेलियर टू रेस्क्यू, ये कौन से कहाँ पे है ये आर्टिकल? तो दीज आर द रेफरेंसेस, यू कैन सर्च इट, ओके। अब देख, वही सेम चीज़ें होंगी
जो क्वांटिटेटिव के लिए थे। देख उसमें भी टाइटल की बात हो रही थी, इसमें भी टाइटल की बात है कि द टाइटल ऑफ द स्टडी इज प्लेस ऑन द राइट प्लेस अकॉर्डिंग टू द इम्प्रूव स्टाइल ऑफ द सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडी। द लेंथ ऑफ द टाइटल इज एक्यूरेट एंड नॉट मोर देन 15 वर्ड। ठीक है, क्योंकि आप उसको देख लेना कितने वर्ड है, कितने वर्ड है ये, ठीक है। हाँ, लेकिन मोर देन नहीं होने चाहिए, बिल्कुल वो लेंथ के हो जाते हैं फिर उसको मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द जेम ए, ये 2009 में उसने क्या कहा था कि द टाइटल शुड बी लिमिटेड टू 15 वर्ड्स। द ऑथर मस्ट ट्राई टू कैच द अटेंशन ऑफ रीडर बाय जस्ट लुकिंग एट आर्टिकल एट टाइटल। सही है, क्लियर। फिर क्या है, सिग्निफिकेंट ऑफ स्टडीज है या फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट है, वो मेंशन है या नहीं है। तो ये कह रहे हैं कि द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट हैज नॉट क्लियरली स्टेटेड एंड आई कॉन्ट क्या है एक्सट्रैक्ट द आइडिया ऑफ द पेपर एज इट इज नॉट सेल्फ एक्सपेरिमेंटरी एंड क्लियर एंड क्रेस्टर। मतलब क्लियर नहीं है, कंफ्यूजन है, जो फिनोमेना है क्लियरली उसने डिफाइन नहीं किया है। ठीक है, सो दिस इज अ क्रिटिक, ये सारे क्रिटिक हैं। ठीक है, abstract of the study में क्या है कि the abstract of article provide a clear overview of the research. It include the information regarding the problem, purpose of study, methodology, sample size, data collection, main finding, ये सारी चीजें उसमें है। The abstract provide a very comprehensive synthesis on the research problem, and the writer has described each and everything. Clear? Research ठीक है, तो ये आपने उसमें मेंशन करना है कि है या नहीं। इसी तरह आप रिव्यू लिटरेचर, so the review of literature is related to the study. Many of the studies have been cited in introduction, literature review, and its discussion sessions of the article. सही है, the review of literature show a brief summary of the literature and its implications to the problem. सही है, तो मतलब ये आगे जाके रेफरेंसेस हैं। तो इट वाज अबाउट कि आपने किस तरह क्रिटिक करनी है, आपने एक एक कंपोनेंट्स को उठाने हैं, एक एक एलिमेंट्स को आपने उठाने हैं और उसके ऊपर आपने या नहीं है। क्लियर, इसमें कोई कंफ्यूजन है? ठीक है, तो आप स्टडी से भी देख सकते हैं, आप वहां पे भी देख सकते हैं कि रिसर्च क्रिटिक है क्या। सिंपल यू कैन से कि दिस इज अ वेरी क्रिटिकल अप्रेजर है, क्रिटिकल एग्जामिनेशन है कि इस रिसर्च जो स्टडी है उसकी क्वालिटी क्या है, क्रेडिबिलिटी क्या है, उसमें कौन से मतलब चीज़ें ऐसी है जो अकॉर्डिंग टू है या नहीं है, ग्रामेटिकली ठीक है या नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर उसकी कैसी है, रेफरेंस स्टाइल कैसी है, वो सारे आपने क्रिटिकली उसको एग्जामिन करने हैं। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।